आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के जिलाध्यक्ष जीवत सैनी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया लहरियासराय परिषदन में। इस प्रेस वार्ता के वार्ताकार सीतामढ़ी के विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार थे। अपने संबोधन में मिथिलेश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने संबोधन में हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। विशेष कवरेज देखिए। आपको बता दें कि अपने संबोधन के में विधान पार्षद अर्जुन साहनी ने कहा है किसानों को अपने उत्पाद पर कोई उपकार नहीं देना होगा, उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाला लाभ सीधे किसानों को मिल पाएगा। आइए अब विशेष कवरेज देखते हैं। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष जीवत सैनी ने कहा कि इस विधेयक से किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी और किसी भी तरह का विवाद 30 दिनों के अंदर ही खाद बीज स्थानीय स्तर पर हो जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज देश के हर परिस्थिति में मांग अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। आज हम लोगों को गर्व है इस पर। वह आप लोगों ने भी देखा होगा कि 1-2 स्टेट के अंदर ही यह आंदोलन चला के लोग ही कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के तथाकथित नेता लोग हैं, जो अभी जिनको इस देश की जनता ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह जब नकार दिया गया, तब जब इन लोगों को कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो गलत रूप से, जबकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के हित में इतने सारे फैसले लिए हैं, जिसको सदन में चर्चा के बाद एक बार सदन में इस पर चर्चा हुआ, उसके बाद यह कानून के रूप में लाया गया। उसका विरोध करने के लिए ये कांग्रेस के लोग उन्हें उकसाकर, जहाँ कहीं भी जैसे पंजाब में कांग्रेस का शासन है, वहाँ के लोग, जिसे हम लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे आप लोग, चर्चा में आया था अर्बन नक्सली, हम उन्हें अर्बन नक्सली ही मानते हैं। और यह जो आंदोलन अभी 2 दिन पहले हुआ है, आपने देखा है 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस पूरा देश यह मना रहा था, जो हमारे राष्ट्र का अपमान करने का इन्होंने काम किया है। लाल किले पर जाकर वहाँ तिरंगा को उतार कर फेंकना और वहाँ तथाकथित खालिस्तानी लोग वहाँ जाके अपने झंडे को लगाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ गलत व्यवहार करना, उनको किले पर से ठेल के नीचे गिराना, यह बहुत पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व में शर्मसार कांग्रेस के चलते इस देश की हुई है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु इस विषय को लेकर यहाँ के किसानों को जागरूक करेंगे और किसानों को सही क्या है वो समझाएंगे। उस भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, वो राम मंदिर 2024 तक बनकर देश की आम जनता के लिए समर्पित होगा। सभी वहाँ दर्शन को जाएंगे। वह राम मंदिर में अधिक से अधिक धन संग्रह कर और इसमें हमारे जो यहाँ के खास करके बिहार हो तथा पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम धन संग्रह का चलाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उसमें हो, क्योंकि यह एक हम लोगों का सपना था और उसी के तहत हर एक लोगों का उसमें सहयोग हो, यह हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो संगठनिक और विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग हर एक पंचायतों में जाकर हर एक घर संपर्क कर धन संग्रह का काम कर रहे हैं और वो धन सभी का वो राम मंदिर में लगेगा और भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए यह बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसी पर विचार विमर्श कार्यकर्ता लोगों ने किया है। समझाना है जो
भारत सरकार की योजना है क्या है नहीं, बहुत अभी भी बहुत लोग है हम लोग देहात में रहते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते। तो पार्टी ने तय किया है कि जनहित योजना जो बिहार सरकार की योजना है 100 और भारत सरकार की योजना है 100, उनको लेकर के जनता के बीच जाएँ और उनको समझाने का कोशिश करें हम लोग। बस यही आज का कार्यक्रम 2 विषय कह दिए, एक विषय भी था तो हम लोग इसके माध्यम से हम जाएंगे वहाँ जनता। रोजगार सृजन पे उनका सवाल था कि रोजगार सृजन के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, क्योंकि कोरोना के बाद। दूसरा मुद्दा है राम मंदिर निर्माण का। तीसरा मुद्दा है केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जो उस मानदंड पे खड़े हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए था उससे कोई वंचित नहीं रहे। इसको सांगठनिक स्तर पर कैसे हमारे कार्यकर्ता सभी मतदाता से मिलकर केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं का लाभ किस प्रकार दिला सकता है, मुख्य विषय था। किस प्रकार का दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया इस बैठक में? एक तो है कि जो किसान आंदोलन लाल आतंक के साये में और देश के सामने देश के विकास में बिल्कुल असंसदीय और अनैतिक तरीकों से जो संदेश देना चाहता है वो गलत संदेश देना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो मुद्दे दिए उन मुद्दों को धरातल पर उतार के दिखाया, तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने ये योजना बना रखी है कि 2022 तक किसानों के आय को दोगुनी करने के सारे प्रबंध किए जाएंगे। तो किसी भी कार्यक्रम के करने में उसमें जो समय लगता है, उसमें जो तैयारी करनी पड़ती है और उसमें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। तो इस लाल आतंक के साये में जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं वो फिर से देश को एक चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। भारत की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही सभी जनता का भला हो सकता है, सभी जनता को शिक्षा मिल सकता है, सभी को चिकित्सा मिल सकता है, किसान सम्मान योजना का लाभ मिल सकता है, डीजल पर अनुदान मिल सकता है, यूरिया का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा, डीजल का अभाव नहीं रहेगा, एलपीजी के लिए लोग त्राहिमाम नहीं करेंगे, कोई वृद्धा पेंशन से मुक्त नहीं होगा, सभी गरीबों को पेंशन मिलेगा, सभी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। तमाम ऐसे हजारों लाभकारी योजनाएं हैं जिसका वर्णन अभी संभव नहीं है। तो विपक्षियों ने देख लिया कि अब जीत के आए हैं इस राजद के गठबंधन के साथ। माले के जो एमएलए जीत के आए हैं उनमें से अधिकतम एमएलए के ऊपर 302 और 307 के मुकदमे चल रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूं गलत तरीकों से देश को दूसरा दिशा देना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता तय कर चुकी है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार में स्थापना करना है, इसलिए उन सबों के बाद में बहलने वाली यहाँ की जनता नहीं है। जो कुछ आतंकी किस्म के आदमी माने जाते हैं, किसान खुद से कहते हैं हाँ बहुआ अमरी में हमारा साल 6,000 रुपया आगे लग वृद्धा पेंशन में। खुद क्षेत्र की जनता कहती है, वृद्ध महिला कहती है, जनसंपर्क में जाते हैं तो हाँ बहुआ हमारा वृद्धो पेंशन में। और सामाजिक रूप से उन घातों से बचते हुए उल्टे हमने वैक्सीन दूसरे देशों को देना शुरू किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन विषम परिस्थितियों से उबर के धन्यवाद है परमात्मा को, धन्यवाद है बिहार के जनता की इम्यूनिटी पावर का कि इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए हम लोग इस अवस्था में है कि ग्रेजुअली काम को लाइन पे ला रहे हैं। और इन परिस्थितियों को 7-8 महीने से झेलने के बाद भी एनडीए के सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सभी कलेक्टर को दे रहे हैं कि कम से कम इतना मीट्रिक टन धान खरीदना है, तो समर्थन मूल्य में खरीदना है ना, उसी का निर्देश दे रहे होंगे ना। चाहे विकास के क्षेत्र में हो, जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो, ये हर सरकार को सोचना चाहिए और हम सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। बाकी आपका जो विषय है उस पर बिना अध्ययन किए मैं राजद के कार्यकर्ता की तरह नहीं बोल सकता। सर अभी आपने कहा कि 22 में किसानों का आय दोगुना हो जाएगा,
अभी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, फिर सरकार क्यों नहीं मान लेती? न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सीधा बिहार के मुख्यमंत्री ने डीएम से कॉन्फ्रेंस करके एक निश्चित तय किया है कि कम से कम इतना मेट्रिक टन धान आपको प्रत्येक जिले में खरीदना है। अखबार में मैंने देखा कल या